दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में अगला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। इंडियन ज्योग्राफी से मुक्ति मिलने वाली बहुत लेक्चर हो गया, बहुत मुझे लगता है लगभग हम लोग पहुंच गए हैं 75 के आसपास में। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया, बट क्या करूँ यार, मुझे देखो आदत है डिटेल से पढ़ाने की, कोई टॉपिक तो छोड़ते नहीं है। ठीक है, और वैसे भी परिवहन में 2 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। पहला लेक्चर था सड़क परिवहन से संबंधित, दूसरा लेक्चर था रेल परिवहन से संबंधित। ठीक है, आज मैं तीसरा लेक्चर लाया हूं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें ऐड कर रहा हूं। एक छोटा टॉपिक था पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन भी मैंने ऐड कर दिया परीक्षा में, क्योंकि पाइपलाइन परिवहन से संबंधित चीजें भी पूछी जाती हैं, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया। और जो जल परिवहन है ना, जल परिवहन को भी हम लोगों ने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को। तो दोस्तों सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं एक बार पाइपलाइन परियोजना पर। ठीक है, और उसके बाद बढ़ता हूं, तब मैं आपको जल परिवहन के बारे में बताता हूं। ठीक है, जल परिवहन भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बंदरगाह वगैरह सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे बंदरगाह का एक वीडियो विथ मैपिंग आपको पढ़ाया गया होगा, तो आप जा करके अगर मैप देखना तो वहां से देख सकते हैं। यहां पर मैं मैप का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, एक बार मोटी मोटा आपके दिमाग में डालना था, इस वजह से मैंने यहां पर नोट कर रखा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहला जो यहां पर परियोजना है, एक है नहर कटिया नूनमती। ठीक है, तो याद रखेगा नहर कटिया नूनमती, ये पूरा परियोजना का नाम है नहर कटिया नूनमती बरौनी, क्योंकि पहले ये यहां से यहां तक था, बाद में इसको यहां तक फैला दिया गया। ठीक है, तो ये पाइपलाइन परियोजना है नहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। करा यह भारत में निर्मित पहली पाइपलाइन परियोजना थी, और यहां से कच्चे तेल को नहर कटिया क्षेत्र से नूनमती जो ऊपरी असम है वहां तक लेके जाया जाता है। अच्छा, ये पाइपलाइन से होता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा दोस्तों। मान लो कहीं से तेल निकल रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि तेल 10 20 100 50 लीटर निकलता है, ऐसा तो है नहीं। तेल का उत्पादन होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में एक जगह से तेल को निकालो, फिर कंटेनर में लोड करो, फिर उस कंटेनर को दूसरे जगह भेजो, फिर एक कंटेनर मंगाओ, उसमें लोड करो, बहुत टाइम जाता है। ऐसे में अगर कोई पाइपलाइन बना दिया जाए, सोचो अगर आपसे मैं कह दूं कि भैया आपको अपने टंकी में पानी भरना, जो टंकी छत पर है, और आप नीचे से बाल्टी ले जाओ, एक बाल्टी ले जाओ, फिर उसमें भरो, फिर दूसरी बाल्टी ले जाओ, फिर उसमें भरो, सोचो कितना टाइम लगेगा। ऐसे में अगर एक पाइपलाइन बना दिया गया तो ये चीजें कितनी आसान होगी। बस उसी तरह से यहां पर भी है, पाइपलाइन बना दिया गया। आप कहोगे सर ऐसे में पाइप तो केवल 2 3 4 तल्ले तक जाता है। नहीं दोस्तों, जहां पर बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जहां पर मान लो बहुत हाइटेड बिल्डिंग है, तो वहां पर क्या पाइपलाइन परियोजना नहीं है? है दोस्तों। जैसे पाइप ऊपर जा सकती है, वैसे पाइप बहुत दूर तक भी जा सकती, उनमें प्रेशर से चीजों को एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, और यह भी परिवहन का कहीं ना कहीं एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो पाइपलाइनें इतनी बड़ी हैं, कभी कभी पाइपलाइनें 1000-1500 किलोमीटर तक लंबी हो जाती हैं। ठीक है, आज उन्हीं पाइपलाइनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। करा बाद में इसका विस्तार जो नहरकटिया से नूनमती तक था, इसका विस्तार बिहार और कानपुर तक इसको बढ़ा दिया गया, और इस तरह से ये 1167 किलोमीटर की पाइपलाइन परियोजना बन गई। यानी एक मोटी मोटा देखा जाए तो लगभग 1150 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन परियोजना है। तो इसको याद रखेगा। करण नहर कटिया और नूनमती के मध्य यह 1962 में स्टार्ट किया गया था। इसकी प्रमुख सहायक पाइपलाइनें जो हैं वो 3 हैं। एक नूनमती जो दे रहा दोस्तों, नूनमती पड़ता है गुवाहाटी के पास में। गुवाहाटी में दोस्तों पूर्वोत्तर का एकमात्र हाईकोर्ट था। ठीक है, याद रखेगा, गुवाहाटी असम में है। ठीक है, और इसको लाया गया गुवाहाटी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी है, वहां तक लाया गया है इस नूनमती को। अगला है लुकवा वाला है दोस्तों, ये रुद्र सागर से लेकर बरौनी तक पाइपलाइन बिछाया गया है, और फिर बरौनी से लेकर कानपुर तक पाइपलाइन बिछाया गया है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो सोचो कि कहां से लेकर कहां तक ये पाइपलाइन जो है फैला हुआ है। दूसरा लिख रहा है बॉम्बे हाई दोस्तों, यहां पर भी तेल का उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक गैस वगैरह का तेल का भी। ठीक है, तो कह रहा बॉम्बे हाई से लेकर के मुंबई होते हुए अंकलेश्वर क्वाली तक ये जाता है, क्वाली तक। ठीक है, तो याद रखेगा बंबई हाई ये मुंबई में पड़ता है, और अंकलेश्वर क्वाली तक ये पाइपलाइन परियोजना बनाई गई है। तो सीधा आप समझिए कि महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक में पाइपलाइन परियोजनाएं बनाई गई हैं। करा यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु सुविधा प्रदान करता है, और इसको 1965 में स्टार्ट किया गया था। अगला दिख रहा है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में मथुरा तक बिछाया गया। आपको पता होगा मथुरा में कई तेल शोधन शालाएं हैं, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। करा यह पाइपलाइन सलाया गुजरात में पड़ता है, और गुजरात से लेकर के मथुरा तक यह पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है,
करा यह पाइपलाइन 1256 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कच्चे तेल की आपूर्ति करती है, क्रूड ऑयल की आपूर्ति करती है। एक और है दोस्तों जिसका नाम है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ABJ लिखा है, गलत है, यहां पर होना चाहिए HBJ, हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो याद रखेगा इस पाइपलाइन को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इसको लगाया गया है, जिसको हम गेल बोलते हैं, ठीक है। और गैस का ही परिवहन इस पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। क्या बोला मैंने? HBJ, ठीक है, याद रखेगा। यह 1750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और प्रतिदिन, आप ध्यान दीजिए, प्रतिदिन 18 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस को यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। लिख रहा है कि यह 3 विद्युत संयंत्रों, जो जैसे एक कावास में है गुजरात में, ठीक है, एक अंता राजस्थान में, एक औरैया उत्तर प्रदेश में, उनको जो है यह गैस भेजता है। और 6 उर्वरक संयंत्र हैं बीजापुर में, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, ओला, बबराट और शाहजहांपुर, ठीक है, यहां भी गैस की आपूर्ति करता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए पाइपलाइन के माध्यम से कैसे गैस का परिवहन किया जाता है, प्राकृतिक गैस का या फिर पेट्रोलियम उत्पादों का भी परिवहन किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। करा ये जो 1750 किलोमीटर लंबी परियोजना है, यह पूरे विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक मानी जाती है, ठीक है। आगे लिख रहा है ठोस खनिज पाइपलाइनें। अगर आपके मन में ऐसा आता है कि केवल तेल या गैस को ही पाइपलाइनों से भेजा जाता है, तो ऐसा आपका मानना गलत है, ठीक है। याद रखिए उसको तो भेजा ही जाता है, ठोस उत्पादों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जैसे अगर मैं बैला डीला की बात करूं, बैला डीला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तांबे वगैरह की खान यहां पर है। करा बैला डीला छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तक। विशाखापट्टनम में क्या है? आपका बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। वहां तक लौह एस का परिवहन किया जाता है। कुंद्रेमुख की खान सुना होगा, कर्नाटक में है, वहां से मैंगलुरु पत्तन जो है वहां तक लौह एस का परिवहन किया जाता है। दोबारी से उदयपुर पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तो याद रखेगा वहां से, अच्छा, राजस्थान जिंक और जस्ता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वहां से जिंक अयस्क और जिंक उत्पादों का परिवहन भी किया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी सेगमेंट में दोस्तों देश की 5 प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में एक बार फिर से बता दिया जा रहा है, उसको जरा आप याद रखिएगा। जैसे एक हम लोगों ने पढ़ा है HBJ, हजीरा, हजीरा करिएगा, हाजिरी गलत लिखा है, हजीरा करिएगा, हजीरा, ठीक है। और विजयपुर या बीजापुर और जगदीशपुर, ठीक है। ये 1750 किलोमीटर लंबी है। सलाया जो गुजरात में था, ठीक है, सलाया जो कहां था? गुजरात में था, और मथुरा पानीपत तक गया है, ये 1870 किलोमीटर है। मुंबई आपने देखा, मुंबई में हाई, और पूर्णा करिएगा यहाँ पर मनमाड तक आया 1389 किलोमीटर है, ठीक है। दुलियाजान बगाईजान से बरौनी तक 1400 किलोमीटर है। कांडला से भटिंडा करिए यहाँ पर, ये 1331 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये काफी प्रमुख पाइपलाइन परियोजनाएं हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में, ठीक है, यानी जल परिवहन। एक बात और बता दूं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो जल परिवहन बहुत सस्ता माध्यम है, क्योंकि इसमें ईंधन भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, और जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेलवे के माध्यम से जाएंगे तो भी पर्यावरण प्रदूषण होगा, और अगर आप जो सड़क के माध्यम से जाएंगे तो भी पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से आप जल परिवहन देख सकते हैं। इसमें कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ध्यान देना है भाई, जल परिवहन के लिए जरूरी है कि नदियां हो, जल होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तभी तो पाएंगी। तो सभी तरह के जल परिवहन की चर्चा आज इस वीडियो में मैं करूंगा। लिख रहा है जल परिवहन किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है। करा ईंधन की कम खपत, पर्यावरण अनुकूलता और प्रवासी लागत आदि स्वाभाविक फायदों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार रेल और सड़क परिवहन के मुकाबले इसे एक प्रभावी पूरक मान रही है। धीरे धीरे जल परिवहन के लिए भी सरकार क्या कर रही है? अच्छे कदम उठा रही है, बढ़िया योजनाएं बना रही है। जहां पर जल ठीक नहीं है वहां पर नदियों को गहरा किया जा रहा है, ताकि उसमें लंबे समय तक जल हो और परिवहन किया जा सके, ठीक है, ताकि परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। करा वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग है, मतलब जहां पर नौकाएं जलमार्ग में प्रवेश करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। 14,500 किलोमीटर, जिसमें नदियां भी शामिल है, नहरें भी शामिल है, और जो छोटी मोटी खाड़ियां हैं उनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इन 14,500 किलोमीटर से हम इस्तेमाल कितना करते हैं, तो केवल 3750 किलोमीटर ही हम अपने इस्तेमाल
इस्तेमाल में ले पाते हैं, बाकी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इस्तेमाल करना चाहिए भाई। 14,500 है तो पहले 14,500 तो इस्तेमाल करो, नया बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो पहले इतना इस्तेमाल करो। लिख रहा है बकिंघम नहर जो है दोस्तों, ये 640 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी नौगम्य परिवहन वाली नहर है, बकिंघम नहर। एक बार कमेंट करके बताइएगा बकिंघम नहर कहां बनाई गई है, कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हर प्रश्न का उत्तर हर बार बता देता हूं, इस बार नहीं, इस बार आप बताओगे। करा भारत के अंतरदेशीय विकास का रखरखाव, जो अंतरदेशीय यहां पे कर लीजिएगा अंतरदेशीय नहरों, ठीक है, नहरों या नदियों के विकास का रखरखाव नियमन के लिए 1986 में भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। दोस्तों होता क्या है, जितनी भी नहरें हैं, जो नदियां हैं, उनका मेंटेनेंस करना, ठीक है, उनमें गाद या अवसाद न भर जाए, क्योंकि गाद या अवसाद भर जाएगा तो पानी छिछला हो जाएगा, ऐसे में जहाजें नहीं चल पाएंगे, ठीक है, तो पानी वाली नौकाएं नहीं चल पाएंगे। तो ये सब देखना, रखरखाव करना, ये भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कार्य है, तो वो इस कार्य को करता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नोएडा जो है इसका मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ठीक है, याद रखेगा, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहां पर, ये बनाया गया पटना में। केंद्रीय जल परिवहन निगम कहां बनाया गया, कारपोरेशन, ये बनाया गया कलकत्ता में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहां बनाया गया, गोवा में। ये तीनों से प्रश्न पूछता रहता है और आप क्या करते हो, रट के पहुंच जाते हो, तो गलती तो होगी ना। तो याद रखेगा, खेलने कूदने में मजा कहां आएगा, गोवा में। जल परिवहन की बात करता है तो जहां खूब ढेर सारा जल हो, ठीक है, कलकत्ता जो बंदरगाह हो जहां पर, और अंतरदेशीय मतलब जो अंदर हो, राज्य के अंदर, तो पटना आप इसके लिए याद रखेगा, ठीक है। करा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, क्रियाशील हैं, जिनके ऊपर सरकार भी काम कर रही है और वो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। तो उन 6 राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग था, NH था, वैसे राष्ट्रीय जलमार्ग भी है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। लिख रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ये कहां पर है, करा 27 अक्टूबर 1986 को इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है और इलाहाबाद से स्टार्ट होकर हल्दिया तक जाता है। कहां पर, इलाहाबाद बनारस होते हुए कहां तक जाता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। यह भागीरथी नदी, गंगा नदी, भागीरथी नदी, हुगली नदी, 3 नदियों को जोड़ता है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखेगा इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितना है, 1620 किलोमीटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके अलावा अगर हम जलमार्ग नंबर 2 की बात करें, ठीक है, तो याद रखेगा 1 सितंबर 1988 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। असम में सादिया नाम सुना होगा, सादिया से धुबरी तक, धुबरी कर लीजिएगा, यहां ध है, ये घू मत पड़िएगा, ठीक है, क्या है, धुबरी। करा सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर तक इसको बनाया गया, तो लगभग उसका आधा, NH1 जो नेशनल वाटर वे था उसके आधे के बराबर वाटर विड्थ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात करें तो करा 1 फरवरी 1993 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। करा यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसके संपूर्ण भाग में 24 घंटे नौकाएं चलती ही रहती हैं, ठीक है। करा इस जलमार्ग का कुल लंबाई कितना है, 205 किलोमीटर है और इसका विस्तार केरल के पश्चिमी तटीय इलाकों में है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। चौथा नंबर दे रहा दोस्तों, करा यह 24 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। भद्रांचलम का नाम सुना होगा, भद्रांचलम से राजमुंदरी, राजमुंदरी यहाँ टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, 171 किलोमीटर तक। वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलो, कई पार्ट में छोटे छोटे, ठीक है, जिसमें काकीनाडा से पुदुचेरी भी आता है, इन सभी को शामिल किया गया, ठीक है। तब जाकर ये 1000 किलोमीटर अपना कंप्लीट करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की बात करें तो याद रखें 2008 में इसे भी जलमार्ग घोषित किया गया। इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत तलचर नामक स्थान है, तलचर से धमरा के बीच जो है इसको डेवलप किया गया है, छोटी छोटी नदियों के बीच में इसको लाया गया, ठीक है। जलमार्ग संख्या 6 की बात करें तो कह रहा है कि 2013 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया। छोटा है, 121 किलोमीटर लंबाई है। असम में बराक नदी के जलमार्ग को इसमें शामिल किया जाता है। इस तरह से 6 इंपॉर्टेंट जलमार्ग हैं, उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सरकार और भी कई तरह नए प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। जैसे हम लोगों ने सड़क के बारे में पढ़ा तो हम लोगों ने भारतमाला परियोजना देखा, हम लोगों ने जब वो पढ़ा क्या बोलते हैं, चार धाम परियोजना देखा, ठीक है, या पूर्वी पश्चिमी गलियारे की बात किया। उसी तरह से अगर हम यहां पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कालादान मल्टी मॉडल एक पारगमन योजना बना रही सरकार। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, जितने भी बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। समुद्री पारगमन की
सुविधा बनाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा सागरमाला प्रोजेक्ट चलता है, उसी तरह से ये कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के माध्यम से बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है और कालाधान के माध्यम से जलों के माध्यम से बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है। दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है। आयकरा एलेसिया के सितवे बंदरगाह को कालाधान नदी में नौ परिवहन की सुविधा द्वारा भारत के मिजोरम को सड़क परिवहन से जोड़ने वाला है। भारत में जल परिवहन के लिए पत्तनों यानी बंदरगाह का उपयोग भी किया जाता है। और भारत में दोस्तों कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। वैसे छोटे बड़े लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में बात करेंगे तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो उन 13 बंदरगाहों के बारे में अभी हम लोग पढ़ा जाता है। करा भारत की जो तट रेखा वो लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, जो कि अलग अलग राज्यों से गुजरी हुई है, ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है भी। चलिए देखते हैं दोस्तों, कर भारत में गैर प्रमुख पत्तनों को छोड़ करके, ठीक है, अगर सबको गिन लेंगे तो लगभग 150-200 संख्या पहुंच जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसे मेन पढ़िए कि 13 ही आपको पढ़ना है। तो आइए मेन पॉइंट पे आते हैं। सीधे दे रहा है कि चेन्नई बंदरगाह लिख रहा है। अच्छा, जिसको भी मैप से पढ़ना हो बंदरगाह, आप मैपिंग वाले प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहां पर इन बंदरगाहों के बारे में मैंने मैप के माध्यम से बताया गया। आज इंडियन ज्योग्राफी की बात आई है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, याद रखिए। लोग पूछते हैं भाई मैप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते यार, मैपिंग के लिए एक अलग फोल्डर ही बना हुआ है जहां केवल मैपिंग का वीडियो, केवल और केवल मैपिंग का वीडियो, तो सब कुछ वहां आपको दिखाया गया विथ मैप। यहां पे आपको फैक्ट कलेक्ट करना है, फैक्ट, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिए। लिख रहा है चेन्नई बंदरगाह, कह रहा है तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी पर स्थित है बंदरगाह, ठीक है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो अपने मन से बन जाता है, ऑटोमेटिक बन गया है। कृत्रिम मतलब जिसको मानवीय हस्तक्षेप से बनाया गया है। कह रहा है यह 81 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। आपको ये सब नहीं पूछेगा, आप सीधे याद रखिए कि चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है तमिलनाडु में, ठीक है। गहराई औसतन 16 मीटर है और यहां से खाद्यान्न हो गया, चमड़ा हो गया, लौह अयस्क हो गया, अभ्रक हो गया, तेल हो गया, चीनी, हल्दी, लकड़ी, तंबाकू, इन सभी प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप सभी वैसे जान भी जाएंगे दक्षिण भारत में किन किन तरह के प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करा आयातित उत्पादों में, अच्छा ये तो एक्सपोर्ट करने वाली बात हो गई। अगर इंपोर्ट की बात करें तो लिख रहा है कि वही रसायन हो गया, कोयला हो गया, कपास हो गया, खाद्य तेल हो गया, बहुत सारी चीजों का आयात भी किया जाता है। उसी तरह से एक दूसरा बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह, ठीक है, एन्नोर, ठीक है। करा चेन्नई से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नोर, ठीक है। यह चेन्नई का सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर निर्यात की जाने सामान्य कौन सी है, वही चमड़ा, मशीनरी, अभ्रक, चावल, चीनी, और मंगाने में सीमेंट, कपास, खाद्य तेल, उर्वरक, मशीनरी, मतलब तमाम चीजें आती रहती जाती रहती, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको नावा सेवा के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखेगा नावा सेवा बंदरगाह, ये मुंबई से 14 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। एक नया बंदरगाह के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है नावा सेवा को, तो इसको भी याद रखेगा। ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल की गई है। आगे दे रहा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, इसे ज्वारी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ज्वारी बंदरगाह, याद रखेगा, ठीक है। तो कह रहा कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित इस बंदरगाह का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत बंदरगाह के रूप में किया गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। कांडला जो है ये आपने सर्करी की खाड़ी देखा होगा, उसके एकदम ठीक पास में स्थित है, औसतन 10 मीटर गहराई है इसकी। कोचिन बंदरगाह की बात करें जिसका नाम कोच्चि बंदरगाह है, यह केरल के तट पर वेलिंगटन के पास स्थित है, वेलिंगटन द्वीप जहां पर है। वेलिंगटन द्वीप के पास में दोस्तों आपको पता होगा वेलिंगटन से कोच्चि जो है एक सबसे छोटा रोड आता है NH47A, इसी परिवहन में मैंने आपको पढ़ाया था NH47A, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कोचिन बंदरगाह है। आगे देखिए, इसी तरह से कलकत्ता बंदरगाह 1877 में एक कलकत्ता बंदरगाह बनाया गया था। अब तो कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, बताइए जल्दी से बताइए। कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है, सोच के बताइए, सोच के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर कर दिया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। करा एकमात्र बड़ा बंदरगाह जो नदी तट पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1877 में किया गया था, हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखेगा। नेपाल तथा भूटान का आयात निर्यात भी इसी बंदरगाह के माध्यम से होता है, क्योंकि वो जो नेपाल और भूटान है ये लैंड लॉक कंट्री है। क्या है, लैंड लॉक, इनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती, इसलिए इनको इसी बंदरगाह पर डिपेंड रहना पड़ता है। सबसे नियर बाई में यही है, ठीक है। करम मरमा गोवा। मरमा गोवा दोस्तों गोवा और कर्नाटक के ठीक बीच में स्थित बंदरगाह है, ठीक है, जो कि ज्वार नदमुख के माध्यम से बना हुआ है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। मुंबई बंदरगाह आपको बता ही दिया गया है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह दोस्तों एक कर्नाटक के तट पर स्थित है। पुराने समय में इसको मैंगलोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, अब
इसे न्यू मैंगलोर के नाम से जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह दोस्तों ये उड़ीसा के पास में स्थित है और याद रखेगा देश का सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह माना जाता है पारादीप बंदरगाह को। 1966 में इसका उद्घाटन हुआ था। न्यू तूतीकोरिन जो बंदरगाह है दोस्तों, करा तमिलनाडु के तट पर इस बंदरगाह का विकास तूतीकोरिन के नाम से किया गया था, अभी इसका नाम न्यू तूतीकोरिन हो गया, तो याद रखेगा। और विशाखापट्टनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बंदरगाह थे 13 बंदरगाहों के बारे में अगर आपको और अच्छे से देखना हो, विथ मैप देखना हो, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आपको कुछ नहीं डालना तो आप डाल दीजिए पोर्ट इन इंडिया स्टडी 91, ठीक है, विथ मैपिंग आपको मिल जाएगा वीडियो, केवल यूट्यूब पे इतना ही सर्च करना है। आगे देखिए भारतीय बंदरगाहों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या फेस करना पड़ता है इनको। लिख रहा है भारतीय बंदरगाह काफी भीड़ भाड़ वाले हैं जिनमें समय की अधिक बर्बादी होती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत में जो बंदरगाह है वो बड़े कम है, यानी 13 बंदरगाह पूरे भारत में है। तो मेजर पोर्ट में देखा जाए, छोटे मोटे में तो बहुत सारे हैं लेकिन वो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। कर बंदरगाहों की पश्चिम प्रदेशों से उपयुक्त संबद्धता नहीं है, यानी पश्चिमी साइड में देखेंगे तो बहुत कम है, पूर्वी साइड में थोड़े से ज्यादा बंदरगाह है लेकिन पश्चिमी साइड में कम है। भारत का 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार जलमार्ग द्वारा किया जाता है। सन 1919 में स्थापित सिंधिया स्टीम कंपनी ने भारत की प्रथम आधुनिक नौका वाहन कंपनी थी, ठीक है। कर सागरमाला परियोजना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सागरमाला परियोजना के तहत क्या किया जा रहा है, बंदरगाहों को जल मार्ग से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। 15 अगस्त 2003 को इस सागरमाला परियोजना को शुरू किया गया था, सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की यह परियोजना थी, ठीक है। करा इस योजना के अंतर्गत 10 तटीय आर्थिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे, ठीक है, और याद रखिएगा 2 नए बंदरगाह, एक सागर बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, दूसरा है दूगाराजपट्टनम, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बस अब आपका एक लेक्चर और बचा रह गया है परिवहन चैप्टर में, उसके बाद आपका परिवहन चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त होने वाली है। इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने के बाद दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपसे 10-5 दिन कुछ प्रैक्टिस किया जाए इंडियन ज्योग्राफी पे ना। बंद समापन के बाद होता है ना, जैसे जब कभी रामायण होता है घर में, तो रामायण जब समाप्त होता है बड़ा कीर्तन होता है, भजन होता है, तो अगर ये समाप्त हो रहा है तो मैं चाहता हूं एक कीर्तन भजन हो जाए आपसे, ठीक है। जैसे सवाल जवाब डेली रात को 9 बजे दिया जाता है ना, वैसे स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी का होल ऑफ दिस, किसी चैप्टर का नहीं, होल ऑफ दिस पूरे में आपको कुछ भी मैं पूछूंगा, आपको कुछ भी बताना रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी लेके चलूंगा ताकि आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।